आज के वीडियो लेक्चर में हम आइसोक्विनोलिन के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। आइसोक्विनोलिन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो पाई डेफिशिएंट पिरिडीन रिंग में होगी। जैसा कि हम इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये आइसोक्विनोलिन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। डबल बॉन्ड है ये। आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये जो रिंग के अंदर नाइट्रोजन है ये पिरिडीन रिंग के अंदर इन दोनों पोजीशंस को और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर देता है और न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेबली फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर आकर अटैक करता है। अब हम दोनों पोजीशन पर अटैक करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का पहले सी फर्स्ट कार्बन पर हम अटैक करवाते हैं। फर्स्ट कार्बन पर अटैक करवाएंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं दोनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में बेंजीन रिंग में एरोमेटिक सेक्सटेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। यहाँ जब हम थर्ड कार्बन पर 1 2 3 थर्ड कार्बन पर अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस इंटरमीडिएट के अंदर बेंजीन रिंग में कोई एरोमेटिक सेक्सटेट नहीं है, ना ही सेक्सटेट पिरिडीन रिंग में है, और इससे ज़्यादा और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है पॉसिबल। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। इसलिए C1 और C3 जो दोनों ही एक्टिवेट हो रही है नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण, फिर भी फर्स्ट पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेबली अटैक करेगा पिरिडीन रिंग के अंदर। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एल्काइलेशन या एराइलेशन। जब आइसोक्विनोलिन का रिएक्शन हम ब्यूटाइल लिथियम के साथ में करवाते हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम है यहाँ पर, तो हाइड्रोलाइज कर देंगे हम इसे। फिर इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे 1 ब्यूटिल आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। दिस इज 1 ब्यूटिल आइसोक्विनोलिन। ठीक इसी तरह से यदि आप आइसोक्विनोलिन का मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे फर्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करवा देंगे।
तो ये बन जाएगा हमारा 1-मेथिल आइसोक्विनोलिन। नेक्स्ट लेते हैं एमिनेशन। जब आइसोक्विनोलिन को आप सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ में ट्रीट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड आयन यहाँ शिफ्ट हुआ और हमें मिला 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन। 1 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप आ गया। ये 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन हमें मिल गया यहाँ पर। आइसोक्विनोलिन को जब आप KOH के साथ में ट्रीट करते हैं एट अराउंड 220 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा और प्रेफरेबली हमें 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन प्रोडक्ट मिलेगा। 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन और ये दोनों जो है ये इसका इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाइड्राइड आयन यहाँ ट्रांसफर हुआ। It is 1 isoquinolone ये जितने भी आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे हैं यहाँ पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे जिसके अंदर हैलाइड आयन को डिस्प्लेस करेगा न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 1 क्लोरो आइसोक्विनोलिन लिया है, न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल ने आकर यहाँ अटैक किया है। अब ये हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा। और 1 पोजीशन पर हैलाइड को डिस्प्लेस करके न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ फर्स्ट और थर्ड दोनों पोजीशन पर हेलोजन है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड और मिथेनॉल के साथ में करवाई जाती है तो फर्स्ट पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप आएगा। थर्ड पोजीशन का हेलोजन डिस्प्लेस नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पर हेलोजन एज सच है। जब इसकी सोडियम मेथॉक्साइड और मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, फर्स्ट पोजीशन पर जो हेलोजन ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो चुका है मेथॉक्सी ग्रुप से। यदि आप इसका अर्थ ये है कि C1 पे जो क्लोरो है उसकी रिएक्टिविटी C3 पर जो क्लोरो ग्रुप है उसकी तुलना में ज़्यादा है। अगर जैसे C3 को अगर आपको डिस्प्लेस करना है, इसको पहले रेड फॉस्फोरस और एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। अब ये 3 क्लोरो आइसोक्विनोलिन और अब इसे हम जब सोडियम मेथॉक्साइड और मिथेनॉल के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें थ्री पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल जो मेथॉक्सी ग्रुप आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों पोजीशन साइमल्टेनियस है तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा इजीली सब्स्टिट्यूट होगी न्यूक्लियोफाइल से। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन जो जनरली ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रेजिस्ट करता है और ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन जैसे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए KMnO4 लिया, दोनों ही रिंग्स जो है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है और ये पिरिडीन रिंग, दोनों ही इक्वली ससेप्टेबल होंगी और
जैसे ये KMnO4 के साथ हमने रिएक्शन करवाई इसकी, KMnO4 के साथ में हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं अल्कलाइन KMnO4। एक तो बेंजीन रिंग टूटेगा और ये पिरिडिन भी टूट जाएगी। प्लस थैलिक एसिड, दोनों ही रिंग रप्चर हुई है। यहाँ से थैलिक एसिड बन गया और यहाँ से टूटी तो ये पिरिडिन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है। यदि आप न्यूट्रल KMnO4 लेते हैं काम में तो उस केस में ये आइसोक्विनोलिन और KMnO4 हमने अल्कलाइन नहीं लिया है, न्यूट्रल लिया है, न्यूट्रल KMnO4 लिया है तो थैलिमाइड बन जाएगा। थैलिमाइड प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम रिडक्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में देखिए आप, ये आइसोक्विनोलिन है, इसमें आप देख रहे हैं पिरिडिन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है ये इजीली रिड्यूस हो जाएगी। और हालांकि अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे यदि आपने डाई एथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस करवाया तो ये बनेगा हमारा 1,2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। इट इज़ 1,2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। यदि आप इसकी रिडक्शन सोडियम और इथेनॉल के साथ में करवाते हैं C2H5OH तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा। 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। यदि इसकी रिडक्शन आप हाइड्रोजन और प्लेटिनम HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, बेंजीन रिंग रिड्यूस होगा इसमें। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा। तो ये था हमारा हिट्रो एरोमेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।